गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 1919 और इसको क्या हम बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वो आपका वाइसरॉय है ना। रिफॉर्म ये आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और ये था वाइसरॉय। सो 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब इसका हर एक एक्ट का कुछ ना कुछ रीजन होता है व्हाई दिस पर्टिकुलर एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, क्यों इसका जरूरत था, ठीक है। सो वी मस्ट नो द बैकग्राउंड ऑफ दिस एक्ट। अब बैकग्राउंड में आपको कई पॉइंट्स है, लाइक फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर वन। कैन यू टेल मी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ? टू 18 राइट, 14 से 18 तक चला था। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आपको पता है इसमें इंडियंस लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया था, ब्रिटिश एम्पायर को बहुत हेल्प किया था, राइट। इंडियन सोल्जर्स लोग गए और वहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर को काफ़ी हेल्प किया। सो आफ्टर दिस पर्टिकुलर एक्ट देयर वाज एन एस्पिरेशन अमंग द इंडियन मास कि हमें ब्रिटिश से कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। तो इवन दिस वाज वन ऑफ द रीज़न, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड contribution of Indians and aspiration of rewards of reward, राइट। तभी तो कांग्रेस हो या कोई भी उन लोग सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है जाओ वहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर को हेल्प करो, क्योंकि जब वो लड़ाई जीत जाएगा उसके बाद वो हमें कुछ सेल्फ, लाइक फॉर एग्जांपल डोमिनियन स्टेटस, ऐसा कुछ ना कुछ बेनिफिट्स देगा, राइट। सेल्फ गवर्नेंस को, सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ रूल को वो प्रमोट करेगा। तो सच टाइप ऑफ एस्पिरेशंस वर देयर अमंग द इंडियन मासेस, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रीज़न। सेकेंड रीज़न क्या है? अमेरिका, इस टाइम पर अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन को माना जाता है कि वो डेमोक्रेसी की बहुत वकालत करते थे। ही यूज्ड टू एडवोकेट फॉर डेमोक्रेसी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो वो भाई भी वहाँ अमेरिका से बैठ कर चिल्लाते रहता था पूरे देश में लोकतंत्र होना चाहिए, हर जगह लोकतंत्र। तो उसका भी एक बात सुन सुन के ब्रिटिशर्स लोगों के ऊपर प्रेशर था कि कुछ ना कुछ हमें सेल्फ कॉलोनियलिज्म को थोड़ा सा कट शॉर्ट करके वी नीड टू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट्स टू दी लोकल मास। लाइक फॉर एग्जांपल इफ नॉट द फ्रीडम तो एटलीस्ट हम डोमिनियन स्टेटस दे दे, या सेल्फ गवर्नेंस का थोड़ा सा कुछ राइट्स दे दे, लॉ मेकिंग में कुछ जगह दे दे, इस तरीके का चीज़। एंड ऑल दिस थिंग वाज बिकॉज ऑफ प्रेशर माउंटेड बाय द अमेरिकन प्रेसिडेंट। अमेरिकन प्रेसिडेंट पूरे दुनिया भर में उस समय लोकतंत्र का फैलावा करना चाहते थे, और ऐसा वो इसलिए करना चाहते थे सो दैट सोशलिज्म को कर्टेन किया जाए। 1917 सोशलिज्म यूएसएसआर में आ चुका था और बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा था। अब ऐसे में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि सोशलिज्म पूरे वर्ल्ड को अपने कब्जे में ना ले ले, ये आइडियोलॉजी पूरे वर्ल्ड में ना फैले। इसलिए काम करो, हमारी जो आइडियोलॉजी है डेमोक्रेसी की, उस आइडियोलॉजी का हल्ला ज़्यादा करो, प्रमोट करो। और वो कैसे प्रमोट होगा? तो जहाँ जहाँ पर भी हमारा कब्जा है वो सब देश में भी डेमोक्रेसी से रिलेटेड, इफ़ नॉट कंप्लीट डेमोक्रेसी, इफ़ नॉट कंप्लीट फ्रीडम, तो एटलीस्ट गिव समथिंग रिलेटेड टू आवर आइडियोलॉजी, सो दैट हमारी आइडियोलॉजी को वो टेस्ट कर लेगा। तो सोशलिज्म उन लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे और सोशलिज्म का एक्सपांशन नहीं होगा। अदरवाइज सोशलिज्म एक बहुत बड़ा खतरा लिबरलिज्म एंड कैपिटलिज्म के लिए हो गया था। और इसलिए आपको पता होगा हिटलर, मुसोलिनी, ये सब लोगों को अमेरिका जैसा कंट्री शुरुआत में हेल्प कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, फेवर कर रहा था, क्योंकि वो एक वॉल जैसा काम कर रहा है, लिमिटिंग और रेस्ट्रिक्टिंग द एक्सपांशन ऑफ सोशलिज्म, राइट। सो इसीलिए यहाँ पर ये वाला ही टाइम पीरियड है जब अमेरिकन यूएस प्रेसिडेंट, ये अनदर इंपॉर्टेंट रीजन है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू कम अप विद दिस एक्ट, राइट। So first one is the World War I में the contribution of the Indians and the aspirations of the Indian mass. Second is US President, ठीक है जी। अब ये भाई हमारा US President कौन है? तो वुडरो विल्सन, वुडरो विल्सन, ठीक है, वुडरो विल्सन। ये वुडरो विल्सन क्या करता था? ही प्रमोटेड डेमोक्रेसी, ही यूज्ड टू प्रमोट, एडवोकेटेड डेमोक्रेसी एडवोकेटेड डेमोक्रेसी या प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी, आप बोल दीजिए, डेमोक्रेसी की बढ़ावा को, प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड रिकॉग्नाइज्ड
recognized the self determination. सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब आप खुद डिसाइड करेंगे, सेल्फ आप खुद से डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज गुड फॉर यू एंड लेट यू डिसाइड अबाउट योर सेल्फ, राइट। इससे पहले माना जाता था कि जो इंडियंस लोग हैं दे आर नॉट कैपेबल ऑफ डिसाइडिंग फॉर देम सेल्फ, इसीलिए वाइट मैन बर्डन का कॉन्सेप्ट था, वाइट मैन बर्डन, कि वी आर टेकिंग द बर्डन ऑफ डिसाइडिंग फॉर यू, इसीलिए हम लंदन में बैठकर वहाँ से कानून बनाते हैं क्योंकि आप लोग कानून नहीं बना सकते, ठीक है। अब डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट के साथ आ गया सेल्फ डिटर्मिनेशन, लेट दिस पीपल डिसाइड फॉर देम सेल्फ, लेट देम आई मीन गिव देम द लिबर्टी, गिव देम द फ्रीडम टू डिसाइड फॉर देम सेल्फ, ठीक है जी। तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया। थर्ड इज द माइजरी, माइजरी मतलब बहुत यहाँ पर जो बुरा हाल, पुअर कंडीशन चल रहा था इंडियन मासेस का। वर्ल्ड वॉर के बाद में अगर आपको पता हो यहाँ पर खाने पीने का, फूड की बहुत शॉर्टेज हो गई थी, राइट। इसके अलावा इंडियन मासेस के ऊपर जो टैक्स का बर्डन बहुत हो गया था, तो इस वजह से इंडियन मास बहुत पुअर कंडीशन से जा रहा था, तो उसको भी कैसे सॉर्ट आउट करना है, इवन दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज टू कम अप विद दिस एक्ट, ठीक है। सो माइजरी अमंग इंडियन मासेस, इंडियन मासेस, राइट, इंडियन मास में जो माइजरी था। देन फोर्थ डिससेटिस्फेक्शन अमंग मुस्लिम्स। आपको पता है क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की हार गया था, ब्रिटिश लोग, अमेरिकन लोग, इन लोग जीत गए थे। टर्की में इफ दिस इज द टर्की, राइट, टर्की का जो रूलर होता था, राइट, टर्की के रूलर को इन लोग बोलते थे खलीफ, CALIF, LIPH, ठीक है, खलीफ, राइट, कैलिफ बोलते, कैलिफ ऐसा प्रोनाउंस किया जाएगा। टर्की का रूलर जो होता था वो कैलिफ होता था, ये यहाँ का तो रूलर होता ही था, प्लस इसको मुस्लिम्स लोगों का रिलीजियस हेड भी माना जाता था, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम्स। तो जो भी टर्की का रूलर होगा वो टर्की का रूलर तो है, पूरी दुनिया भर के मुस्लिम समाज का, मुस्लिम समुदाय का हेड भी माना जाता था, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 टर्की वर्सेस ये जो अलाइड पावर थे इन लोग है, तो इसमें ब्रिटेन है, इस समझिए सामने लड़ाई हुआ, ये हार गया, ये जीत गया। अब बोला कि लड़ाई के बाद में भैया एक ट्रीटी साइन होगा, तो व्हाट इज़ द ट्रीटी, तो ट्रीटी था, ट्रीटी में कि भाई अब से तुम सिर्फ टर्की का रूलर होगा, यू विल नॉट बी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द रिलीजियस हेड, और भी प्लस इसके कई कंट्रोल्स को कम कर दिया, बहुत सारे इसके प्रिविलेजेस जो पहले वो एंजॉय करता था वो सारे प्रिविलेजेस को कट शॉर्ट किया गया, कर्टल किया गया। अब ये इसके ऊपर रिलीजियस हेड वाले पोजीशन के ऊपर जब अटैक हुआ तो इससे पूरी दुनिया भर का मुस्लिम चिढ़ गया। इसी टाइम इंडिया में शुरू होता है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत क्या है, वो इसी को हिंदी में लोग ये बोलते हैं, जो इंग्लिश में आप उसको हिंदी में बोलते हैं खलीफा, खलीफा से ही खिलाफत मूवमेंट शुरू होता है। यहाँ पर मुस्लिम्स लोग शुरू कर देते हैं खिलाफत मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश, और डिमांड क्या था, तो हमारे टर्की में जो कैलिफ बैठा है उसके रिलीजियस पोजीशन को फिर से इम्प्रूव कर दो, रीस्टोर कर दो जो भी उसके पहले प्रिविलेजेस थे, ठीक है। सो ये मुस्लिम, इंडिया में भी मुस्लिम आपका नाराज़ चल रहा है, तो डिससेटिस्फेक्शन अमंग मुस्लिम, अब मुस्लिम को भी ठीक करना है, राइट। तो डिससेटिस्फेक्शन dissatisfaction among Muslims, ठीक है। तो इवन दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई दिस एक्ट नीड टू बी ब्रॉट, ठीक है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस डिससेटिस्फेक्शन अमंग द मुस्लिम्स, ये हो गया। इसके अलावा द नेक्स्ट रीजन इज वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में इंडिया को कहा गया था, क्योंकि इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी है, वर्ल्ड वॉर लड़ने में ब्रिटेन को बहुत खर्चा हो गया, तो भैया अपना तिजोरी कम हो चुका है, तो जितनी भी कॉलोनीज़ हैं उन सब के ऊपर इन लोगों ने कुछ बर्डन डाल दिया कि भाई अब तू भी 50 लाख दे दे, तू 15 लाख दे दे, तू 1 करोड़ दे दे, सो दैट हमारा भी भरपाई हो जाएगा। और ये बर्डन इन लोगों ने किसके ऊपर थोप दिया, पूरा अपनी कॉलोनीज़ के ऊपर। इंडिया के ऊपर 1 मिलियन पाउंड देने का बर्डन डाला था। अब 1 मिलियन पाउंड देने का जैसे बर्डन डाला तो इंडिया का मास चिढ़ गया, ये क्या बात हुआ भाई, क्योंकि लेगा कहाँ से वो 1 मिलियन, टैक्स के ही फॉर्म में लेगा, रेवेन्यू के फॉर्म में कलेक्ट करेगा, तो अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर आने वाला है, इंडियन मास के ऊपर। तो इवन फॉर दैट रीजन यहाँ पर सबको सेटल करना था, ठीक है। सो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1, राइट,
the in government of India was asked to make war fund of 1 million pound. 1 million पाउंड, ठीक है, 1 मिलियन पाउंड भैया पैसा दो तभी काम बनेगा, ठीक है। इसके अलावा इसी टाइम पर होम रूल मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी थी। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ये टाइम है 1960s वाला टाइम है, यही वाले टाइम पर होम रूल मूवमेंट, राइट। होम रूल मूवमेंट का डिमांड था स्वराज का, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस, स्वराज लोग डिमांड करने वाले हैं। तो होम रूल मूवमेंट, बिकॉज ऑफ होम रूल मूवमेंट ऑल्सो दिस पर्टिकुलर एक्ट नीडेड टू बी ब्रॉड। होम रूल मूवमेंट किसके थ्रू चालू हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट, ठीक है। होम रूल मूवमेंट बाय बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट, राइट। नाउ इसके अलावा हमारे चैंपियन भी अभी आ चुके थे, गांधी जी, है ना। गांधी इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न, बिकॉज गांधी अब शुरुआत हो चुका था गांधी जी का, ठीक है, तो उनका भी एक प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया। सो ऑल दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। सो अब इन लोग लाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये लिख लीजिए एक बार, हो गया लिख के, ठीक है। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, अभी तो हमने 1919 का सिर्फ बैकग्राउंड देखा, है ना। दोज आर द बैकग्राउंड बिकॉज ऑफ विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया गया। अब देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में मेंशन किया था, ठीक है जी। आइए देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को जब आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहला तो आप प्रोविंशियल लेवल, अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने कुछ चीज़ एकदम क्लैरिफाई करके रखा था। इसके प्रिंसिपल्स या इसके एम क्या थे? प्रिंसिपल्स, व्हाट वर द प्रिंसिपल्स या फिर फंडामेंटल एम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसने डिसाइड करके रखा था कि भाई कुछ भी हो जाए, लोकल लेवल पर हम प्रोवाइड करेंगे कंप्लीट पॉपुलर कंट्रोल, लोकल लेवल कंप्लीट पॉपुलर कंट्रोल। ठीक है जी, कंप्लीट पॉपुलर कंट्रोल। देन प्रोविंशियल लेवल, दिस इज कंप्लीट पॉपुलर कंट्रोल। नाउ प्रोविंशियल लेवल पे सेल्फ गवर्नेंस को अलाउ करेंगे। सेल्फ गवर्नेंस एंड प्रोविंशियल लेवल पे सेल्फ गवर्नेंस एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट अर्लीस्ट। सेल्फ गवर्नेंस एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट अर्लीस्ट, जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड सेंट्रल लेवल पे नो चेंज। सेंट्रल लेवल पे नो चेंज मीन्स सेंट्रल लेवल पे यहाँ पर नो चेंज मीन्स अथॉरिटी जो भी यहाँ पर पावर में होगा विल बी कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, full stop। ब्रिटिश अथॉरिटी या अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट
फुल स्टॉप डाल के आगे लिख लीजिए, अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट मस्ट रिमेन अनडिस्प्यूटेड। अनडिस्प्यूटेड, हाँ अनडिस्प्यूटेड, हमारी अथॉरिटी के ऊपर कोई डिस्प्यूट वाला क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, हम ही मालिक हैं, हम ही सब चीज़ है। ठीक है जी। यानी देखिए इस एम का इस एक्ट का मेन एम क्या है, व्हाट इज द फंडामेंटल एम, तो ये इसी एम से रिलेटेड इसके फीचर्स होंगे। अब जैसे आप इसके फीचर्स देखेंगे तो ये पूरा फीचर इसी एम को फुलफिल करने के लिए होगा। एम क्या है, पहला लोकल लेवल पे हम पॉपुलर कंट्रोल दे देंगे, राइट, वहाँ पर आपका पूरा जो भी पब्लिक लोग हैं उन्हीं लोग गवर्नमेंट चुनो, उन्हीं लोग गवर्नमेंट संभालो, जो करना है करते रहो, पूरा पॉपुलर सब कंट्रोल। प्रोविंशियल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे जल्द से जल्द एज सुन एज पॉसिबल हम सेल्फ गवर्नेंस लाएंगे। मतलब देखिए ये हो गया आपका गांव, ये हो गया आपका स्टेट, और ये हो गया सेंट्रल लेवल। तो यहाँ पर गांव वाले लोग को बोला भाई तुम ही अपना मुखिया चुनो, तुम ही लोग अपना करो जो करना है, ठीक है, पॉपुलर कंट्रोल। इससे थोड़ा हायर लेवल पे जल्द से जल्द एज सुन एज पॉसिबल सेम चीज़ लाएंगे। एंड व्हाट अबाउट पूरे इंडिया, यहाँ बोला भैया इधर तो कुछ नहीं, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं होगा, यहाँ हम ही अथॉरिटी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो एट नेशनल लेवल वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस। नेशनल लेवल पे हम किसी को भी कोई पब्लिक लोगों को अथॉरिटी नहीं देंगे। यहाँ पर जो गवर्नमेंट होगी दे विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू पब्लिक, इंस्टेड दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, ब्रिटिश लोगों को वो रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ वाला किसको, पब्लिक लोगों ने गवर्नमेंट बनाई है तो ये लोग पब्लिक लोगों को रिस्पॉन्सिबल होता है, जवाबदेही इन लोगों को पब्लिक के प्रति है। यहाँ पर सेम सिस्टम को एज सून एज पॉसिबल वी आर गोइंग टू ब्रिंग, बट यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं। यहाँ पर जो गवर्नमेंट होगी दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिशर्स एंड नॉट टू द पब्लिक, मतलब ये हमारी रहेगी यहाँ पे कंट्रोल, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द प्रिंसिपल एम ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। अब देखिए इसके फीचर्स क्या है। इसके फीचर्स को हम दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, एक है सेंट्रल लेवल पे और दूसरा प्रोविंशियल लेवल पे क्या हो रहा था। सेंट्रल लेवल पे आपने एक चीज सुना होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल। कहां पर सुना था, रुके मैं बताता हूं। लेजिस्लेटिव काउंसिल 1858 के टाइम पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ में इंडियन काउंसिल बनाई गई थी। 1858 वाला जो एक्ट में हमने ये लिखा है। 1861 में हमने पढ़ा था कि 3 इंडियंस को एंट्री दिया था, राइट, यहाँ पर देखिए। और फिर उसके बाद में 1892 में भी हमने पढ़ा कि इसमें दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसमें इंडियंस लोगों को एंट्री मिला 1861 के थ्रू। बाद में 1892 में बोला कि भैया इसमें डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आप जाएंगे। 1909 में उसको डायरेक्ट इलेक्शन कर दिया। तो इसी लेजिस्लेटिव काउंसिल की हम बात कर रहे हैं। अब 1919 के एक्ट ने क्या किया, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश कर दिया, खत्म। और इसके जगह पे एक नया सिस्टम या हाउस लाया, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। bicameral legislature. Legislative Council at center level we were having one house legislative council जिसमें पहले इंडियंस लोग कोई नहीं थे, फिर एक इंडियंस को भी एंट्री मिला, फिर धीरे धीरे करके उसमें नॉमिनेटेड से इनडायरेक्ट से डायरेक्ट तक पहुंचे थे। 1919 में उस हाउस को ही निपटा दिया, हटा दिया और यहाँ पर लाया बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब बाई का मतलब दो, कैमरल का मतलब चैम्बर या हाउस। दो हाउस वाली, पहले एक ही हाउस वाली काउंसिल हुआ करती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको एबॉलिश करके दो हाउस वाली लेजिस्लेचर को लाया गया। एंड विच आर दीज टू हाउस, तो इट इज काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, दीज आर द टू हाउस। These are the two house. अच्छा, हमने 1909 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के बारे में शायद नहीं लिखा, राइट। 1909 इस एक्ट में एक चीज़ ये भी याद रखेगा कि फर्स्ट टाइम
एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस की एंट्री हुई थी। अब तक लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो रहा है, अब पुराने वाले एक्ट को एक बार रिवाइज करेगा तो देखिएगा वहाँ पर हमने एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी लिखा था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर्स हैं, है ना, तो उसमें पूरे के पूरे ब्रिटिशर्स थे, इंडियन कोई नहीं था। 1909 के एक्ट के थ्रू ही पहली बार उसमें इंडियन की एंट्री हुई थी, राइट। सो फर्स्ट टाइम इंडियन एंटर्ड इन गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और ये फर्स्ट इंडियन कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। ही इज द फर्स्ट इंडियन टू एंटर इनटू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव एंटर्ड इन गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। 1909 में ये लिख लीजिएगा। और वो कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है जी, बढ़े आगे आ जाते हैं अपने पुराने उस एक्ट पर। यही है क्या? हाँ, ठीक है। नाउ सो at central level legislative council was abolished and it was replaced by a bicameral legislature comprising of 2 house, council of state and legislative assembly। council of state में ये अब नंबर कभी कोई पूछेगा नहीं, बस सिर्फ ऐसे लिख लेते हैं। इसमें 60 मेंबर्स का स्ट्रेंथ था और इसमें 144 मेंबर्स लोगों का स्ट्रेंथ था, और इस 60 में से 34 मेंबर्स वर डायरेक्टली इलेक्टेड। ये डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स थे, रिमेनिंग वर द नॉमिनेटेड मेंबर्स, और इसमें 104 मेंबर्स वर डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स। डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है जी। सो देयर वर 104 मेंबर्स वर डायरेक्टली इलेक्टेड। नाउ ये एक चीज़ हुआ सेंटर लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे दूसरा, अभी जो हमने पढ़ा गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 6, ऑफ विच 1 इज इंडियन, राइट। अब इंडियन की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई थी, ठीक है। सो इसमें अब इंडियन कितना है? 3 आउट ऑफ 6 आर द इंडियंस। इंडियंस के नंबर को इसमें बढ़ा दिया गया था। 3 आउट ऑफ 6 आर नाउ इंडियंस। ठीक है जी। अच्छा ये बताइए, अभी हमने यहाँ पर देखा सेंट्रल लेवल पर क्या हमें ऐसी गवर्नमेंट चाहिए विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पब्लिक सेंट्रल लेवल पे, या रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नमेंट ब्रिटिश? वो तो लोकल लेवल पे। लोकल लेवल पे देयर विल बी अ गवर्नमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पब्लिक। स्टेट लेवल पर we will as soon as possible we will come up with a government which will be responsible to public। सेंट्रल लेवल पे नो एनी चेंज, यहाँ पर जो गवर्नमेंट होगी विल बी रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड ब्रिटिश पीपल, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू पब्लिक होती है उसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहा जाता है। तो बताइए सेंट्रल लेवल पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी? नहीं होगी, नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ यही क्लियर कर दिया था, यही पॉइंट को हम लिख रहे हैं। थर्ड पॉइंट मान लीजिए सेंट्रल लेवल पे कि नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल पे नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट विच इज अकाउंटेबल टू जनरल पब्लिक। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इमीडिएटली सेटअप कर दिया गया था लोकल लेवल पे। कहा गया कि प्रोविंशियल लेवल यानी स्टेट लेवल पे एज सुन एज पॉसिबल, जल्द से जल्द हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को सेटअप करेंगे। बट एट द सेंट्रल लेवल नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था, मतलब गवर्नमेंट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू पब्लिक, इंस्टेड दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। तो दिस मच ऑफ थिंग। अब आते हैं प्रोविंशियल लेवल पे। व्हाट आर द चेंजेस मेड एट द प्रोविंशियल लेवल? तो प्रोविंशियल लेवल पे याद रखिएगा यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज डायरकी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये डायरकी क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी।
ऑफ डायरकी। डायरकी और कुछ नहीं, डबल रूल है, दो अथॉरिटी है, दो लोग रूल करने वाले प्रोविंस में, दैट इज कॉल्ड डायरकी। ठीक है, अब ये समझते हैं डायरकी है क्या। देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोविंशियल लेवल। प्रोविंशियल लेवल, ठीक है, प्रोविंशियल लेवल पर क्या हुआ, डायरकी आएगा। अब इन लोग करते क्या है, सबसे पहले जितने भी सब्जेक्ट्स थे, जो भी सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट्स दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, सेंट्रल एंड स्टेट। स्टेट मतलब प्रोविंस, ठीक है, मतलब देर आर सम टॉपिक्स ऑन विच ओनली सेंटर कैन मेक द लॉ, देर आर सम ऑफ द टॉपिक्स या लिस्ट ऑन विच ओनली प्रोविंस विल मेक द लॉ। ठीक है, अब सेंटर का तो छोड़ ही दीजिए, सेंटर में कुछ नहीं किया तो सेंटर का ऐसे ही साइड। अब आते हैं प्रोविंस वाला। प्रोविंस में इन लोग ने क्या किया, द प्रोविंशियल लिस्ट वॉज फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। वन इज रिजर्व्ड subject and the other one is transferred subject. Transferred subject, ठीक है जी, reserved subject and transferred subject. Now what is reserved subject? Reserved subject मतलब देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम गिन लेते हैं पुलिसिंग, बैंकिंग, फिर उसके बाद में हो गया एजुकेशन, फॉरेस्ट, इस तरीके से बहुत सारे लिस्ट होते हैं जिसके ऊपर लॉ बनाया जा सकता है। तो इमेजिन करिए देर आर 100 सच टॉपिक्स, राइट, उन्हीं टॉपिक्स को आप सब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो दीज वर डिवाइडेड, दिस 100 टॉपिक्स वर डिवाइडेड इन टू पार्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया 60, यहाँ पर दे दिया 40, मतलब देर आर 60 सच टॉपिक्स जिसके ऊपर सिर्फ सेंटर लॉ बनाएगी, राइट, वो हो गया। एंड देर आर 40 टॉपिक्स ऑन विच ओनली प्रोविंस यानी स्टेट विल मेक द लॉ। ठीक है, ये 40 को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी यहाँ पर दे दिया फॉर एग्जाम्पल 25 और यहाँ पर दे दिया 50। आउट ऑफ दिस 40 देर विल बी 25, ये एग्जाम्पल है, ये नंबर इज जस्ट एन एग्जाम्पल, 25 सच टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स ऑन विच आर कॉल्ड रिजर्व्ड, एंड देर विल बी 15 जिसको ट्रांसफर माना जाएगा। अब रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में जो भी लिस्ट होगा, इसके ऊपर लॉ बनाने का अथॉरिटी किसके पास है, तो इट इज़ गवर्नर, गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविंस, गवर्नर विद द हेल्प ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स मतलब अपने ऑफिसर्स लोगों के साथ मिलकर वो लॉ बनाएगा, इन दोनों लोग मिलकर लॉ बनाएंगे, ठीक है। एंड फॉर सच लॉ दीज पीपल आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी या नो अकाउंटेबिलिटी। इसको इमेजिन करिए जैसे अभी कुछ सब्जेक्ट है जिस पे इंडियन पार्लियामेंट लॉ बनाती है, एंड देर आर सम सब्जेक्ट्स जिसके ऊपर दिल्ली का असेंबली लॉ बनाएगा, ठीक है। अब दिल्ली का असेंबली को जो मिला वो इमेजिन करिए 40 है। अब इस 40 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, कहा गया रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर। रिजर्व वो सब्जेक्ट होगा जिसमें यहाँ के एलजी साहब अपने ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स लोगों के साथ मिलकर लॉ बनाएंगे, और इन लोग जो भी लॉ बनाएंगे उसके लिए एलजी साहब और ना ही तो आईएएस ऑफिसर किसी को जवाबदेही होगा, जो लॉ बना दिया, किसी कोई सवाल उवाल नहीं पूछेगा। एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट्स होंगे जिसके ऊपर गवर्नर, इमेजिन करिए एलजी साहब गवर्नर लॉ बनाएंगे ऑन द एडवाइस ऑफ, ये लॉ बनाएंगे ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ अरविंद केजरीवाल, यानी ये गवर्नमेंट, ठीक है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स लोगों के एडवाइस पे, मिनिस्टर्स, समझ रहे। यहाँ एलजी साहब अपने ऑफिसर्स लोगों के साथ मिलकर लॉ बना रहे हैं, यहाँ एलजी साहब केजरीवाल और उनकी जो गवर्नमेंट वाले लोग हैं उनके एडवाइस पर लॉ बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो मिनिस्टर्स हैं, ये मिनिस्टर्स कैसे लोग हैं, दीज आर इलेक्टेड पीपल, राइट ना, दीज आर इलेक्टेड पीपल, राइट। और ये वाला जो लॉ बनाया जाएगा, दिस लॉ विच विल बी मेड, इसके लिए आंसरेबल कौन होगा, तो ये मंत्री, ये जवाब देगा जाकर क्यों बनाया, कैसे बनाया, दीज पीपल विल बी अकाउंटेबल। यानी देखिए एलजी साहब हमेशा सेफ जोन पे है, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो अब भी जो आपका दिल्ली में माहौल चल रहा है, यही माहौल था उस समय
इंडिया लेवल पे, ठीक है। सो ब्रिटिशर्स लोग ने सब्जेक्ट्स को ऐसे डिवाइड किया, और ये जो आपको कॉन्सेप्ट दिख रहा है, दिल्ली के लिए लॉ दो लोग बना रहे हैं, एक गवर्नर एग्जीक्यूटिव के साथ मिलकर, एक गवर्नर मंत्री लोग के साथ मिलकर। इसी सिस्टम को कहा जाता है डायरकी, ठीक है। सो डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द प्रोविंशियल लेवल। स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे इज देयर एनी सच डायरकी? नो, सेंट्रल लेवल पे डायरकी नहीं था, सिर्फ प्रोविंशियल लेवल पे। एंड व्हाट इज डायरकी? दिस थिंग इज द डायरकी, ठीक है जी। तो ये ऐसा लिख लीजिए। अब क्वेश्चन आएगा कि रिजर्व सब्जेक्ट, अच्छा रिजर्व्ड सब्जेक्ट में ही सारे के सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, जो भी पैसा आने वाला जो जो टॉपिक है वो सब इसमें रखा था, और जहाँ पर भी पैसा जाने वाला है, उड़ाने वाला चीज़ है वो इसमें, और थोड़ा भी उड़ गया तो ये जाएगा जवाब देने के लिए, ठीक है। सो ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वर हियर, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है जी, वो इसमें डाल के रखा था। So who has the authority to make the law on this reserved subject? The governor with the help of his executive will be making the law. And in case of transferred subject, it is governor who will be making the law on the aid and advice of the ministers who are actually the elected people and accountable. They are accountable, they are answerable. ठीक है, ये डायरकी है, और ये आपसे एग्जाम में पूछता है कि डायरकी was introduced at provincial level by which of the following act? So it is 1919, 1919 वाला ये एक्ट है, ठीक है जी। अब मेजर चीज़ तो हम टॉपिक यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे क्लास में, मेजर इन्फॉर्मेशन सारा चीज़। बट जब आप कोई पब्लिकेशन का, जैसे हिस्ट्री में आप वो वाला बुक पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम, या फिर स्पेक्ट्रम ही मेजरली पढ़िएगा, वही ज़्यादा सही है। स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे या फिर यहाँ पर लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, तो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक आध इन्फॉर्मेशन, एडिशनल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उसको छोटे से नोट में लिखकर वहीं पर बाजू में चिपका लीजिएगा, सो दैट पढ़ने के टाइम पर वो इन्फॉर्मेशन को गो थ्रू कर लिया जाए, ठीक है ना। ठीक है जी, बढ़े आगे। अब देखिए, हमने यहाँ पर वी डिड दिस वन, वी लुक्ड एट द सेंट्रल लेवल, वी आर डन विद द सेंट्रल लेवल। फीचर्स सेंट्रल लेवल का भी हमने देख लिया, फीचर्स स्टेट लेवल का भी हमने देख लिया। अब कुछ एडिशनल फीचर्स है वो आपको पता होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल ये लिख लीजिए, सेपरेट इलेक्ट्रोलेट सिस्टम मुस्लिम्स को कौन से एक्ट ने दिया? विच एक्ट प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्ट्रोलेट सिस्टम टू मुस्लिम्स? अभी जो इससे पहले हमें क्या था, 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। अब चैम्सफोर्ड रिफॉर्म जो 1919 का है, इसने सेपरेट इलेक्ट्रोलेट सिस्टम और एक्सटेंड कर दिया, मतलब और भी दूसरे लोगों को दिया। किसको दिया था? तो सिख लोगों को। सेपरेट इलेक्ट्रोलेट सिस्टम इसने दिया सिख लोगों को। देन उसके अलावा जो इंडियन क्रिश्चियंस थे, इंडिया में जो इंडियन क्रिश्चियंस लोग हैं उन लोगों को दिया। जो आपके यूरोपियंस लोग हैं उन लोगों को दिया, और यूरोपियंस लोगों को दिया। ये मेजर है, ठीक है। सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, यूरोपियंस, ये सभी लोगों को प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट अभी हट चुका है, दैट इज कॉल्ड एंग्लो इंडियंस। डू यू नो एंग्लो इंडियंस किसको कहा जाता था? एंग्लो इंडियंस। एक और होता है एंग्लो इंडियंस करके। एंग्लो इंडियंस उन्हें कहा जाता है जो है तो इंडिया के सिटीज़न, लेकिन उसके फादर या फिर उसके ग्रैंडफादर, फादर या ग्रैंडफादर यूरोपियन थे, ठीक है जी, ब्रिटिश सिटीजन थे। ये इंडियन क्रिश्चियंस, यूरोपियंस एंड एंग्लो इंडियंस।
ठीक है जी। नेक्स्ट thing provided by this particular act is it led to the establishment of high commission led to the establishment of high commission। कहाँ का? इंडिया का। तो इंडियन हाई कमीशन इन लंदन, इंडियन हाई कमीशन इन लंदन। लंदन में इंडियन हाई कमीशन नया ऑफिस बनाया, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसके बहुत सारे काम को शिफ्ट कर दिया, इसके बहुत सारे वर्क को, क्योंकि इसके पास बहुत काम हो रहा था तो इसके कुछ काम को शिफ्ट कर दिया हाई कमीशन के पास, वर्क को शिफ्ट कर दिया। मैनी ऑफ द वर्क ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट was shifted to high commission. So the act of 1919 led to the establishment of Indian High Commission in London, and some of the works of the secretary of state was shifted to हाई कमीशन। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, जो सिविल सर्वेंट्स लोग हैं, राइट, सिविल सर्वेंट्स, शुरुआत में सिविल सर्वेंट्स लोगों को कैसे लाया जाता था? व्हाट वाज द सिस्टम? बहुत पहले नॉमिनेटेड, मतलब वो उठाकर जिसको मन किया, पैट्रोनेज सिस्टम से, है ना। तो सबसे पहले तो इन लोग पैट्रोनेज सिस्टम से आते थे, पैट्रोनेज सिस्टम से। ठीक है, ये हम पूरा डेवलपमेंट पढ़ेंगे। जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम नॉर्मल टॉपिक के साथ में विल लुक एट द एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। सिमिलरली हम देखेंगे सिविल सर्वेंट्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया में, इस तरीके का डेवलपमेंट भी देखेंगे। बाय द वे, अभी के लिए इतना याद रखिए, शुरुआत में पैट्रोनेज सिस्टम था, देन देयर वाज 1853 का एक्ट, एंड दिस एक्ट सेड कि देयर शुड बी अ मेरिट सिस्टम। अब पैट्रोनेज सिस्टम से काम नहीं चलेगा, मेरिट सिस्टम यानी एग्ज़ाम लेंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेना शुरू कर दी। ठीक है, लेकिन अब जाकर 1919 में इन लोगों को लगा भाई ये एग्ज़ाम हमसे ना लिया जाता, एग्ज़ाम लेने के लिए एक अलग से बॉडी बनाते हैं। तो वो है सिविल सर्विस कमीशन आएगी, पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। दिस एक्ट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आज आपका यूपीएससी बाद में बन गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, दिस इज द सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन विच वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय 1919 के एक्ट के थ्रू, एंड दिस पर्टिकुलर, ये है क्या, ये और कुछ नहीं, ये एक एजेंसी है जिसका काम है सिविल सर्विस का एग्जाम कंडक्ट करवाना। ठीक है जी, लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है जी, देखिए अब ये हमने यहाँ लिख दिया, इट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट। नाउ अब अगर आप ये पूरे एक्ट को, ये एक्ट के फीचर्स कंप्लीट हो चुके हैं, देन नाउ इफ यू लुक एट दी, और इफ वी डू एन एनालिसिस ऑफ दिस एक्ट कि वेदर दिस एक्ट वाज सक्सेसफुल एक्ट और नॉट, ये एक्ट में दिया हुआ चीज़ सही था या गलत था ना, क्या था, फलाना ढेकराना, सेंट्रल लेवल पे इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाना था या नहीं लाना था, तो वो तो बात खत्म। लोकल लेवल पे तो चलिए तुरंत ला दिया, लोकल छोटा ही लेवल है तो इसमें दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टेट लेवल, स्टेट लेवल पर क्या आया था वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, तो एनालिसिस ये है कि कभी नहीं आ सका, नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इसका जो रियल टर्म्स था वो रियल सेंस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कभी स्टेट लेवल पे नहीं आया, इज द एनालिसिस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, इन रियल टर्म no responsible government had been set up at central level. Provincial level. At provincial level. प्रोविंशियल लेवल पे भले ही इस एक्ट ने कहा था कि वी विल बी सेटिंग अप दी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट दी प्रोविंशियल लेवल, बट ऐसा कभी हुआ ही नहीं, कभी भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसके दो कारण थे।
पहला पहला गवर्नर एंड वॉइसरॉय को ओवरराइडिंग पावर दिया गया था कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी स्टेट लेवल पे उसके सारे डिसीजंस को आप ओवरराइड कर दो। अब जब ओवरराइड ही कर दिया तो वो गवर्नमेंट का कुछ होता ही नहीं था, उसका कोई लॉ ही नहीं बन रहा है, तो क्या ही जवाब देने वाला है, कुछ कर ही नहीं पाया सर। ठीक है, वाई दिस थिंग नेवर हैपन इन रियल टर्म रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन रियल टर्म नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हैड बीन सेट अप एट द प्रोविंशियल लेवल एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। इसका रीजन क्या है, तो वाइसरॉय एंड गवर्नर हैड ओवरराइडिंग पावर। ओवरराइडिंग पावर मतलब गवर्नमेंट के सारे डिसीजंस को इन लोग पलट देते थे, तो अब गवर्नमेंट क्या ही जाकर जवाब देगी, कुछ तो देने के लिए है ही नहीं, बचा ही नहीं। ठीक है, बिकॉज दिस पीपल दे हैड द ओवरराइडिंग पावर। एंड सेकेंड थिंग वॉज नो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जवाब देने का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ जवाबदेही, so hence no collective responsibility. So if we look at or if we analyze this act of 1919, we can see that though it promised for a responsible government at provincial level, but in real sense responsible government never came into existence at provincial level. And the reason is very simple, because governor and the viceroy, they both had the overriding power. They could easily override the provisions or the works of the government, and because overriding कर दिया तो जवाब देने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। And second thing, there was no collective responsibility का concept. That means जवाब देने का कोई प्रावधान ही नहीं था। एक तो प्रावधान भी नहीं था और ऊपर से पलट ही देता था, तो क्या ही होने वाला है, कुछ होता नहीं था। ठीक है जी। So can we say that कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 इज़ एक्चुअली अ फेल्ड एक्ट, इंडियंस लोगों को उससे कुछ बेनिफिट नहीं मिला, तो ऐसा हम नहीं बोलते हैं। रीज़न, इसी एक्ट के बाद में इंडिया में इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में कई जगह पे कांग्रेस वाले लोग, ये सब लोग जीते। कांग्रेस क्या, बेसिकली वो आपका स्वराज पार्टी, इन लोग काफ़ी बहुत सारे जगह पे इलेक्शन जीत भी गई, दे केम इनटू पावर। सो व्हाट हैपेंड बाय दिस, बिकॉज ऑफ दिस एक्ट देयर वाज एन इलेक्शन, and in that election Indians लोग जीते, they came to power and they got the first hand experience of how to run the government, और इन लोगों ने सक्सेसफुली गवर्नमेंट रन भी किया। हैंस जो मिथ पहले से चल रहा था कि इंडियंस के पास सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ गवर्नेंस की कैपेसिटी नहीं है, इंडियंस आर नॉट फिट टू रूल, ये मिथ भी खत्म हुआ। और यहाँ से अब इंडियंस लोग एग्जाम्पल देना शुरू करें कि देखो भाई हमने अच्छे से रूल किया है, भले ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, बट वी हैव रूल्ड वेरी सक्सेसफुली। हैंस इट प्रूव्स दैट वी हैव द पोटेंशियल, वी हैव द कैपेसिटी टू रूल आवरसेल्फ। ठीक है, अब यहाँ से सेल्फ गवर्नेंस पे इंडिया ज़्यादा जोर देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अचीवमेंट करके लिख लीजिए, अचीवमेंट ऑफ दिस एक्ट। ये एक्ट के महत्वपूर्ण अचीवमेंट्स क्या है, अचीवमेंट्स क्या है ये एक्ट का। ठीक है, ये लिखिए, दिस एक्ट, पॉइंट फॉर्म में लिखिए, दिस एक्ट gave opportunity to Indians, gave opportunity, इसी एक्ट की वजह से इंडियंस को ये अपॉर्चुनिटी मिला। दिस एक्ट गेव अपॉर्चुनिटी टू इंडियंस टू गेट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस and knowledge of the functioning of the government। इसी एक्ट की देन है कि इंडिया को पहली बार इंडियंस को सरकार चलाने का अनुभव और ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, they got the knowledge and the experience, first hand knowledge and experience to run the government या functioning of the government। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, it broke the myth, मिथ MYTH, मिथ का मतलब वो जो पहले से एक धारणा बनी आ रही है, उस मिथ को भी तोड़ दिया। ब्रोक द मिथ दैट इंडियंस आर नॉट फिट टू रूल, ब्रोक द मिथ दैट इंडियंस आर नॉट फिट टू रूल, इंडियंस आर नॉट फिट टू रूल। ठीक है जी, ये हो गया दो अचीवमेंट, राइट। अब लिखिए कुछ स्कॉलर्स लोगों का ओपिनियन क्या है इस एक्ट के बारे में। इस एक्ट को लेकर कुछ स्कॉलर्स लोगों ने क्या स्टेटमेंट कोट किया है।
वेरी फर्स्ट एनी बेसेंट, एनी बेसेंट के बारे में लिखेगा। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एनी बेसेंट इंडियन थी ही नहीं नहीं, वो आयरिश थी। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1925 में बनी थी आपकी सरोजनी नायडू, ठीक है जी, शी इज़ द फर्स्ट। और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है इंडियन नेशनल कांग्रेस की? वो है एनी बेसेंट, ठीक है, 1917। ये हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, ये सारा चीज़ हम पढ़ते पढ़ते चलेंगे, बट पूरा फैक्ट्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वो आप लोग को पढ़ना होगा, ठीक है। हम मेजर इवेंट को रिलेट करते करते पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। नाउ सो एनी बेसेंट का स्टेटमेंट लिखिए। उन्होंने कहा था डायरकी, जो ये 1919 के एक्ट ने डायरकी दिया था, सो उस डायरकी के बारे में, डायरकी वॉज अनवर्दी, UN अनवर्दी, वर्दी नहीं है, UNWORTH, वर्दी, THY, है ना, वॉज अनवर्दी टू बी ऑफर्ड, डायरकी वॉज अनवर्दी टू बी ऑफर्ड बाय ब्रिटिशर्स, and to be accepted by Indians. So diarchy was unworthy to be offered by Britishers and to be accepted, ACCEPT, accepted, ED मतलब accepted by the Indians, ठीक है जी, हो गया एनी बेसेंट का। अब लिखिए एक कमिटी का नाम है, दैट इज मुदीमान कमिटी, दिस इज द स्पेलिंग, MUDDIEMAN, मुदीमान कमेटी। मुदीमान कमेटी डायरकी को एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिव्यू करने के लिए 1924 में बनाई गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, 1924 मुदीमान कमेटी। अब बाजू में ब्रैकेट में लिख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिव्यू, constituted by British government to review Government of India Act 1919, Government of India Act 1919 and डायरकी, ये दोनों को रिव्यू करने के लिए इसे बनाया गया था, ठीक है। सो अब इसने क्या कहा है, द सेइंग ऑफ मुदीमान कमेटी, तो उसमें लिख लीजिए इसका स्टेटमेंट क्या है। ये बोलता है कि देयर इज नो मीनिंगफुल रिफॉर्म, या देयर वाज नो मीनिंगफुल रिफॉर्म बिकॉज पॉइंट फॉर्म में लिख लीजिए 1 2 3 करके, इसने क्या क्या बोला है। पहला, नो रियल डिवीजन ऑफ अथॉरिटी, नो रियल डिवीजन ऑफ अथॉरिटी। कैसे? तो देखिए आपने स्टेट में गवर्नमेंट बनाया लेकिन साथ में वॉइस रॉय को ओवरराइडिंग पावर दे दिया। अगर डिवीजन अच्छे से रहता तो उन लोग दे वुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल। यहाँ उसने लॉ बनाया, आपने उसको ओवरराइड कर दिया, तो अच्छे से क्लियर का डिवीजन ऑफ अथॉरिटी नहीं है, भले शो किया जा रहा है कि देयर इज अ डिवीजन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। सो पहला पॉइंट, नो डिवीजन, नो रियल डिवीजन ऑफ अथॉरिटी। देन सेकेंड, लैक ऑफ कोऑपरेशन, लैक ऑफ कोऑपरेशन, लैक ऑफ कोऑपरेशन ऑन द पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेट्स लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे मंत्री लोगों को, तो देयर वाज लैक ऑफ कोऑपरेशन। सो लैक ऑफ कोऑपरेशन ऑन द पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, राइट। एंड थर्ड पॉइंट, नो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन, नो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नर and ministers, no effective communication between governor and ministers, ठीक है। अब कुछ दूसरा स्टेटमेंट भी लिख लीजिए, लेकिन इसके स्टेटमेंट्स के स्कॉलर्स लोगों का नाम नहीं है, तो बस सिर्फ ये स्टेटमेंट पॉपुलर है क्योंकि आप इसको मेंस में लिख सकते हैं। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू 1919, तो ये जितना भी आपने पढ़ा ना यही सब चीज छाप देना है इस पैराग्राफ फॉर्म में, ठीक है जी। बस इतना आपने लिख दिया, योर एंटायर वर्क इज डन। तो अब स्कॉलर लिख के सामने एरो मार के लिख दीजिए, लिखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, GOI एक्ट 1919 was limited by idea of
protecting was limited by idea of protecting British interest in India. मतलब कुछ स्कॉलर्स ये कह रहे हैं कि इसका बस सिर्फ इतना ही लिमिटेड ऑब्जेक्टिव था, या और कुछ बड़ा तीर मारने के लिए ये लॉ लाया ही नहीं गया था। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव बस सिर्फ इतना था कि हमें ब्रिटिश इंटरेस्ट को इंडिया में सेफ गार्ड करके चलना है, ठीक है, टू ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट एक और स्कॉलर का लिख लीजिए, इट्स फ्लॉ, FLAW करके, वो मतलब इसकी कमी खामी क्या है इस एक्ट की, वॉज, इट्स फ्लॉ was ideology in, its flaw was that its ideology lies in हाँ जी, its flaw was that its ideology lies in British colonialism। इसकी पूरी विचारधारा ब्रिटिश की कॉलोनियल आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है, लाइज इन ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। और एक और स्कॉलर का लिख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 was the strategic move of British to contain nationalism in India। its objective क्या है, to contain this one nationalism in India। ठीक है, सो भारत में जो राष्ट्रवाद बढ़ रहा था उसको रोकना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट एक्ट पे हमें स्विच करना है। नेक्स्ट मेजर एक्ट है, यही है 1935 का, ठीक है। सो 1935 का एक्ट, इसमें भी अब आपको लिखना है इसका बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड मैं बोलते चलता हूँ, वही लिखेगा, क्योंकि इस बैकग्राउंड को हम डिटेल में पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में। दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। चलिए अब पॉइंट फॉर्म में इसका बैकग्राउंड पहले लिख लीजिए। दीज आर द बैकग्राउंड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, डिससेटिस्फैक्शन विथ डायरकी। डायरकी से डिससेटिस्फैक्शन विथ डायरकी। राइट। सेकेंड, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। हम सीक्वेंस से बस सिर्फ वो इवेंट लिखने वाले हैं जो हिस्ट्री में इसके साथ सीक्वेंस से 1935 तक चला। ऑल दोज इवेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। सो अब इसके बाद में मुदीमान कमेटी रिपोर्ट 1924, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके बाद में मुदीमान कमेटी रिपोर्ट 1924, राइट। देन साइमन कमीशन 1927, साइमन कमीशन एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट 1927 में साइमन कमीशन बनी थी, लेकिन जब वो इंडिया आई तो 28 में, और उसी के खिलाफ में जब आंदोलन ये सब हो रहा था, सब लाला लाजपत राय को लग गया, उनका डेथ हो गया, वो सारी कहानी 28 में, लेकिन इसका फॉर्मेशन 27 का, 1927, साइमन कमीशन 1927 एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। अगेंस्ट इट, उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट आंदोलन हो रहा था, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, ठीक है। तो साइमन कमीशन हो गया। फिर लिखिए नेहरू रिपोर्ट 1928 का, नेहरू रिपोर्ट 1928, नेहरू रिपोर्ट। देन 1929 का लाहौर कांग्रेस सेशन, INC सेशन जो लाहौर में हुआ था, लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929, यस, लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 एंड डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। यहीं पर पूर्ण स्वराज का कॉल लिया गया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 एंड डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज।
ठीक है। देन उसके बाद में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, यही पूर्ण स्वराज कॉल, और थोड़े दिन बाद महात्मा गांधी शुरू कर दिए सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, राइट। 1930 का सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है जी। फिर उसके बाद में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अच्छा ये बताइए, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी पार्टिसिपेट किए थे या नहीं, मतलब कांग्रेस पार्टिसिपेट की थी कि नहीं? फर्स्ट में नहीं की थी, सेकंड में गया था, थर्ड में फिर नहीं गया था, ठीक है जी। कांग्रेस सिर्फ एक ही बार गई थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 का फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज सम्मेलन अपना बोलते हैं ना, वही 1930 का, 30, हाँ 1930 फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कौन सा? वो भी 30, हाँ ठीक है। अब इसके बाद में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी नहीं जाते हैं तो बवाल मचता है कि भाई गांधी को लाना है कैसे भी, तो होता है गांधी आयरविन पैक्ट 1931। गांधी आयरविन, उस समय इंडिया में वॉइस रॉय थे लॉर्ड आयरविन, IRWIN, ठीक है जी। लॉर्ड गांधी, हाँ आयरविन बोलिए, इरविन बोलिए, जो भी बोलिए, ठीक है जी। गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है 1931, ठीक है जी। ये पैक्ट साइन हुआ, गांधी मान गए कि चलो भाई ठीक है चलता हूँ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसी के बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी गए थे, लेकिन वहाँ अपना जमा नहीं तो वहीं से वापस आ गया रिटर्न, ठीक है। अब जब बिना वहाँ पर कुछ किए वापस रिटर्न आए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चिड़ी हुई थी, यहाँ पर इनको उठाकर जेल में डाल दी। उसी टाइम इनको डाल दिया था पूना के जेल में, यरवदा जेल में, ठीक है। और यरवदा, गांधी जी है पुणे के यरवदा जेल में, राइट। और उसी टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अवार्ड डिक्लेयर किया जिसका नाम है कम्युनल अवार्ड 1932 का, तो वो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे जब वाइल डूइंग मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है जी। कम्युनल अवार्ड 1932। देखिए गांधी जी कहाँ हैं? पुणे के जेल में, वो अंदर है, यहाँ बाहर कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर कर दिया। कम्युनल अवार्ड क्या था? वही सेपरेट इलेक्ट्रोलेट सिस्टम दे दिया गया था डिप्रेस्ड क्लास को। डिप्रेस्ड क्लास मतलब ये BR अम्बेडकर वाला पार्टी पूरा, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर वाले लोग, ठीक। अब जैसे ये मिला, गांधी जी का तो दिमाग खराब हो गया कि ये क्या, मैं अंदर हुआ बाहर बड़ा गेम हो गया है, ठीक है जी। तो गांधी जी इसी कम्युनल अवार्ड के रिस्पॉन्स में फास्ट पे बैठ गए, फास्टिंग, मैं कुछ खाना नहीं खाऊंगा, ये कैसे भी ख़त्म करो। अब ये कौन ख़त्म करेगा? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ख़त्म करो, या फिर वो जो डिप्रेस्ड क्लास वाले हैं उन लोग बोलो कि मैं नहीं लूँगा, हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब कोई वैसे मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर कांग्रेस के प्रेशर पे BR अम्बेडकर मान गए, और फिर इन लोगों ने कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस थिंग, और वही एग्रीमेंट होता है गांधी और अम्बेडकर के बीच में, पूना पैक्ट उसको कहा जाता है। ये हम पूरा सीक्वेंस पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। पूना पैक्ट, ठीक है, 1932 का पूना पैक्ट, ठीक। सो आफ्टर दिस पूना पैक्ट देयर विल बी अ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फिर लिख लीजिए थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट लिख लिया ना, फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हाँ पूना पैक्ट लिख लीजिए, कम्युनल अवार्ड के बाद में पूना पैक्ट 1932 का वो भी है, और उसके बाद में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये 32 ही है, ठीक है, 1932 थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब नेक्स्ट एक लाइन लिख लीजिए 1932 में कि इसके बाद में एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। वो पार्लियामेंट्री कमेटी को हेड कर रहे थे उस समय के वॉइस रॉय लिनलिथगो। अब आयरविन चेंज हो चुके हैं, नए वॉइस रॉय आ गए हैं लिनलिथगो। वो उस पार्लियामेंट्री कमेटी को हेड कर रहे थे जिसमें प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर्स भी पार्टिसिपेट किए। और यहाँ पर एक पेपर डिक्लेयर होता है या रिलीज होता है जिसको कहा जाता है श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर। और इसी व्हाइट पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ था कि इंडिया में फेडरलिज्म लाओ, और वहीं से एक फेडरलिज्म का एक नया टॉपिक चालू हो जाता है इंडियन सिनेरियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लीजिए, मतलब अलग से, a parliamentary committee headed by Lord
लिनलिथगो, देखिए लिनलिथगो, ये उस समय वाइस रॉय थे, लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो, headed by Lord Linlithgow, was constituted, full stop, full stop. Princely state were also party to this joint committee. Were also, princely states were also party, उन लोग भी पार्टी थे, were also party to this joint parliamentary committee, to this joint parliamentary committee, full stop, full stop. It is this committee that released white paper, it is this committee that released white paper demanding federal form of government in India, demanding federal form of government in India. ये बोला कि भाई इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना कर दो। ठीक है जी। अच्छा, वैसे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आप डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, जो 1917 में आया था। वो हमने वैसे लिखा नहीं है, वो भी एक पॉइंट में लिख लीजिए बैकग्राउंड में। 1919 के एक्ट में का एक बैकग्राउंड 1917 का मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन भी है। तो 1919 का जो एक्ट आपने लिखा है ना, उसका जो बैकग्राउंड लिखे है, बैकग्राउंड में बस सिर्फ ये भी लिख लीजिए मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन 1917। ये डिटेल में हम पढ़ेंगे अपनी हिस्ट्री के क्लास में, बट इवन दिस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्ट। क्योंकि इसी डिक्लेरेशन में मॉन्टेग्यू ने 2-3 हाईलाइट किया था, लाइक कि हम चाहते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, हम चाहते हैं कि प्रोग्रेसिव पॉपुलर गवर्नमेंट सेटअप हो, सेल्फ गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट, तो ऐसे टर्म्स इस डिक्लेरेशन में हाईलाइट हुए थे। तो इसके लिए इवन दिस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ बैकग्राउंड। ठीक है जी। वैसे हम ये डिटेल में मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। सो अब आपने इसका बैकग्राउंड पढ़ लिया, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बैकग्राउंड पता चल गया। अब आइए देखते हैं इस एक्ट में वैसे मेंशन क्या था, व्हाट ऑल इज मेंशन इन दिस एक्ट। यही एक बड़ा सा एक्ट है, ये एक्ट लास्ट ही है, इनफैक्ट पॉलिटी का ये लास्ट एक्ट है। इसके बाद जो एक एक्ट आता है दैट इज 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, वैसे वो पॉलिटी में पढ़ा नहीं जाता है, वो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का उसका पार्ट है, बट हम 2-3 पॉइंट पढ़ लेंगे। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 वाला। नाउ दिस वन इज द मेजर एक्ट 1935 जो हमें अभी करना है। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट, देखिए इसका फीचर, अभी आपने देखा कि व्हाइट पेपर रिलीज हुआ, एंड इन दिस व्हाइट पेपर इट इज मेंशन कि इंडिया में क्या होना चाहिए, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी फेडरेशन। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नथिंग बट द फेडरेशन की डिमांड थी, और ये इंडिया लेवल की है, तो दे डिमांडेड फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन। इसमें लिखा था ऑल इंडिया फेडरेशन इंडिया में होना चाहिए। तो ये जो एक्ट आया, द एक्ट ऑफ 1935, इट टॉक्ड अबाउट या इट हाईलाइटेड या मेंशनड अबाउट फेडरेशन, इसने ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की। अब पहले समझते जाइए क्या है। इसमें कहा कि इंडिया में इस्टेब्लिश होगा, टू इस्टेब्लिश, मतलब इस्टेब्लिश किया नहीं है, इस्टेब्लिश होगा, राइट, टू बी इस्टेब्लिश्ड व्हाट, ऑल इंडिया फेडरेशन। लेकिन कब इस्टेब्लिश होगा, ये इस्टेब्लिश होगा व्हेन एटलीस्ट 50% ऑफ प्रिंसली स्टेट विल अप्रूव इट। ठीक है, अगर 50% जितनी भी प्रिंसली स्टेट रियासतें हैं उसमें से एटलीस्ट 50% ऑफ रियासत अगर एग्री करेगा तो ही ये ऑल इंडिया फेडरेशन आएगा। ठीक है, सो एटलीस्ट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय एटलीस्ट 50% ऑफ, मस्ट बी अप्रूव्ड बाय एटलीस्ट 50% ऑफ क्या बोलते हैं, प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है जी, सिर्फ 15%,
अब जरा बताइए क्या ये 50% ऑफ स्टेट्स ने भी कभी अप्रूवल दिया था? अब इसके फीचर्स हमने पढ़ा नहीं है, इसके फीचर्स पढ़ते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि क्या कभी भी इसको 50% स्टेट्स ने भी अप्रूवल दिया? द आंसर इज नो, नेवर द 50% दे गिव द अप्रूवल, हैंस दिस पर्टिकुलर थिंग नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, नेवर केम इनटू existence as princely states never approved it। कभी भी उन्होंने अप्रूव ही नहीं किया और ये भाई कभी भी आया ही नहीं। ठीक है जी, ये कभी भी ये कॉन्सेप्ट ऑल इंडिया फेडरेशन इंडिया में एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं। ना तो क्वेश्चन कम्स कि भाई इन लोगों को क्या टेंशन था, व्हाट वाज द रीज़न, क्यों इन लोगों ने अप्रूव नहीं किया? तो इन लोगों को 3 टेंशन दिमाग में चल रहा था। व्हाट वाज दोस टेंशन? पहला टेंशन कि भाई अगर हम फेडरेशन का पार्ट बनेंगे तो हमारी जो फिस्कल ऑटोनॉमी है, टैक्स हम अपने मन मर्जी से जितना भी लगाना है उतना लगाकर कलेक्ट करते हैं, जहाँ खर्च करना है हम अपने हिसाब से खर्च करते हैं, दिस फिस्कल ऑटोनॉमी हमारा गायब हो जाएगा। एवरीथिंग वी हैव टू डू अकॉर्डिंग टू द सेंटर। वो बोलेगा 5% लगाना है तो हमें 5% ही लगाना पड़ेगा, तो ये जो फिस्कल ऑटोनॉमी है वो चले जाएगा। सो द प्रिंसली स्टेट्स, दिस प्रिंसली स्टेट्स, दे वर नॉट विलिंग टू सरेंडर, गिव अप के बदले सरेंडर लिखते हुए ज़्यादा सही है, टू सरेंडर व्हाट? फिस्कल ऑटोनॉमी, फिस्कल ऑटोनॉमी। अभी जो इन लोगों का ऑटोनॉमी, ठीक है, फिस्कल ऑटोनॉमी इन लोग गिव अप नहीं करना चाहते थे। जो इन लोगों के पास टैक्स लगाने की अपनी खुद की आज़ादी चल रही है वो गायब हो जाएगा, तो इन लोगों को वो टेंशन था, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन दे वर नॉट विलिंग टू गो विथ फेडरेशन। ठीक है, सेकेंड, जो स्मॉलर स्टेट्स हैं, जो स्मॉलर प्रिंसली स्टेट्स थे, दे वर वरीड ऑफ लैक ऑफ एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। राइट, इनको फियर अलग ही था। क्या फियर? इनको लगा कि अगर सारे स्टेट्स लोगों का एक ग्रुप हो जाएगा तो हैदराबाद जैसा बड़ा स्टेट है वहाँ से 10 लोग आएंगे, और हमारा छोटा स्टेट है, हमारा एक ही आदमी जाएगा, वो 10 चिल्लाएगा, हम एक, तो हमारा तो आवाज़ दब जाएगा, तो भाई ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। तो इसके लिए छोटे छोटे स्टेट्स लोगों को लैक ऑफ एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का डर लग रहा था। तो स्मॉलर स्टेट्स दे वर फियरफुल ऑफ व्हाट? दे वर फियरफुल ऑफ लैक ऑफ एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, लैक ऑफ एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, लैक ऑफ एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, नो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, ऐसे इन लोगों को टेंशन। और तीसरा, इन लोगों को ये भी टेंशन था कि अगर हम फेडरेशन का पार्ट बन जाते हैं तो उसके बाद अब तक जैसे हम लोगों को एकदम बॉस माना जा रहा है, अपने एरिया के तो हम ही किंग है ना, हमसे ऊपर हमारे एरिया में तो कोई नहीं है, तो फेडरेशन का पार्ट होने के बाद में भी सेम प्रिविलेज हमारे पास रहेगा कि कोई और सेंटर को बॉस माना जाएगा? तो ये जो पैरामाउंसी का इश्यू था ये भी कभी रिजॉल्व नहीं हुआ। ये कंफ्यूजन हमेशा प्रिंसली स्टेट्स में रह गया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट कंफ्यूजन ऑल्सो दे वर नॉट रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फेडरेशन। ठीक है, तो तीसरा चीज़ क्या है यहाँ पर? थर्ड पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ। थर्ड चीज इज दी पैरामाउंसी। पैरामाउंट मतलब कौन सबसे ऊपर है, पैरामाउंट का मतलब सबसे सुप्रीम कौन है। ये वाला जो क्वेश्चन था ये कभी रिजॉल्व नहीं हुआ कि हम ही आज तक जैसे सबसे सुप्रीम माने जाते थे वैसे हम ही सुप्रीम रहेंगे या फेडरेशन का पार्ट होने के बाद में सेंटर को सुप्रीम मान लिया जाएगा। ठीक है, सो इवन दिस, तो पैरामाउंसी, MOUNTCY, सी इश्यू was never resolved. So even this, because this thing was also not resolved, because of these three reasons, कभी भी प्रिंसली स्टेट्स ने इसको अप्रूवल नहीं दिया, और बिकॉज 50% प्रिंसली स्टेट्स का भी अप्रूवल इसको कभी नहीं मिला, हैंस ऑल इंडिया फेडरेशन कभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं। बट इसे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है। 1935 में तो नहीं आया, लेकिन जब हम आज़ाद हुए एंड देन व्हेन वी स्टार्टेड टू ड्राफ्ट आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तब हमने ये बोरो कर लिया। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कॉन्सेप्ट आज है। इन इंडिया राइट नाउ वी हैव दिस प्रोविजन, ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन का। ठीक है, सो अब आखिर इसमें लिखा हुआ क्या था? तो पहला चीज़, इसने 3 यूनिट का क्रिएशन किया। इसमें लिखा था कि इंडिया में देयर विल बी 3 यूनिट। 1 ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, ब्रिटिश इंडिया के जो भी स्टेट्स हैं वो एक यूनिट होगा।
सेकेंड यूनिट प्रिंसली स्टेट्स एंड थर्ड यूनिट विल बी चीफ कमिश्नर स्टेट। आज का यूनियन टेरिटरी जैसा, चीफ कमिश्नर्स स्टेट। ठीक है जी, दिस इज द प्रोविजन। ठीक है, चीफ कमिश्नर्स स्टेट का क्रिएशन होगा। ठीक, अब यहां पर एक बेस्ट चीज ये है कि इट इज बिकॉज ऑफ दिस फेडरेशन पहली बार ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस को एक सेपरेट एंटिटी के जैसा रिकॉग्निशन मिला था। ठीक है, तो यहाँ एक नोट करके ही लिख लीजिए, ये जो आपने पॉइंट लिखा है यहीं पे नोट करके लिख लीजिए। फॉर वेरी फर्स्ट टाइम province were recognized, ठीक है, province were recognized as separate entity, ENTITY, separate entity, ENTITY। ठीक है, having its own खुद का, having its own ना legislative and executive organ, legislative and executive organ। ठीक है जी, ये हमने फर्स्ट पॉइंट देख लिया। सेकेंड चीज, बिकॉज 3 यूनिट बना तो यहीं से एक चीज और याद रखिएगा, 3 लिस्ट सिस्टम की शुरुआत हुई। इसमें लिख दिया था कि अगर फेडरेशन आएगा तो फेडरेशन में ये 3 यूनिट होंगे, फेडरेशन होगा तो 3 यूनिट सिस्टम होगा, 3 लिस्ट सिस्टम। 3 लिस्ट में कौन है? वन इज दी फेडरल लिस्ट मतलब यूनियन लिस्ट। ठीक है, द अदर वन इज प्रोविंशियल लिस्ट and third one is the concurrent list। ठीक है, 3 list system was introduced। ठीक है जी, नेक्स्ट रेसिडुअरी पावर। Residuary power was vested with VESTED। ठीक है, residuary power was vested with सेंटर में बाजू में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वाइसरॉय। रेसिडुअरी पावर वाइसरॉय के पास होगी। अच्छा ये बताइए, रेसिडुअरी पावर क्या होती है? रेसिडुअरी लिस्ट होती है ना, वो रेसिडुअरी लिस्ट के ऊपर जो लॉ बनाएगा उसको बोलते हैं रेसिडुअरी पावर। तो रेसिडुअरी लिस्ट में कौन सा टॉपिक होता है? विच ऑल टॉपिक्स आर मेंशन इन रेसिडुअरी? वन, वी हैव यूनियन लिस्ट, वी हैव स्टेट लिस्ट, वी हैव अ कंकरेंट लिस्ट। अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करते हैं। यूनियन लिस्ट जिसके ऊपर यूनियन लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट जिसके ऊपर आमतौर पे प्राइमा फेसी इट इज़ द स्टेट दैट मेक्स द लॉ। इन सम ऑफ द एक्सट्रीम सिचुएशन यूनियन हैज़ द अथॉरिटी टू मेक द लॉ। एंड देन वी हैव अ कंकरेंट लिस्ट जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों के पास अथॉरिटी है लॉ बनाने के लिए। राइट, ये जो भी लिस्ट था 3 पार्ट में लिख दिया, थोड़ा इसमें लिखा, थोड़ा इसमें लिखा, थोड़ा इसमें। अब रेसिडुअरी लिस्ट क्या होती है? देखिए, रेसिडुअरी लिस्ट क्या होता है, इसको इमेजिन करिए एक ब्लैंक पेपर। जिस दिन अंबेडकर साहब लिस्ट बना रहे थे तो उस दिन उनके दिमाग में जितना भी आया उन्होंने लिस्ट लिखा, और वही 100 आइटम था। 100 आइटम में थोड़ा यूनियन में डाल दिया, थोड़ा स्टेट में डाल दिया, थोड़ा कंकरेंट में डाल दिया। ठीक है, लेकिन क्या अंबेडकर जी के टाइम पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक था? नहीं था, तो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा ही नहीं। तो कोई भी नया ऐसा सब्जेक्ट इमर्ज होकर आएगा जो उसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं है, वैसे सारे नए टॉपिक्स को रेसिडुअरी लिस्ट में लिखा जाता है। ठीक है, और वो नए टॉपिक्स के ऊपर लॉ बनाने का अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ अभी प्रेजेंट में पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, और उस समय वो सेंटर यानी वाइसरॉय को पावर दिया गया था कि अगर कोई भी जो हमने लिस्ट लिखा है उसके अलावा अगर कोई नया टॉपिक निकल के आएगा तो ऑल दोज थिंग विल बी प्लेस्ड इन दैट ब्लैंक शीट, दैट इज रेसिडुअरी लिस्ट। ठीक है जी, ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट,
अच्छा, ये फेडरेशन एग्जिस्टेंस में आया या नहीं आया? कभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं आया, इन लोग ने अप्रूव ही नहीं किया तो एग्जिस्टेंस में नहीं आया। तो इसीलिए बिकॉज फेडरेशन डिड नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस, हैंस प्रोविंस को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गया और वहां से डायरार्की को खत्म किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, बिकॉज फेडरेशन never came into existence, because federation never came into existence, comma, diarchy was abolished, at province, and province were granted autonomy, and province were granted autonomy। ठीक है जी, ऑटोनॉमी मतलब उसको हमने आज़ादी दे दिया कि भैया अपने हिसाब से लॉ बनाओ, जो करना है करो, मौज करो। ठीक है जी, सो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ग्रांट कर दिया गया। ये हो गया आपने प्रोविंस से रिलेटेड या थोड़ा सा फेडरेशन से रिलेटेड चीज़ पढ़ा है। अब है सेंटर से रिलेटेड, लिख लीजिए एट सेंट्रल, एक अलग से ही हेडिंग, इसी में जो फीचर्स है ना, फीचर्स अभी हमने ऑल इंडिया फेडरेशन से रिलेटेड फीचर्स देख लिया। नाउ नेक्स्ट फीचर हम देख रहे हैं सेंट्रल लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे क्या हुआ था बाय दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हेडिंग जैसे लिख लीजिए, इसी में ये सेम एक्ट के अंदर ही है ना, चेंजेस एट द सेंट्रल लेवल। तो फर्स्ट लिख लीजिए डायरार्की वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल, या डायरार्की वॉज इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑब्वियसली वी आर राइटिंग एट द सेंट्रल लेवल, तो डायरार्की वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो आप 1935 के एक्ट से देख सकते हैं कि एट प्रोविंस लेवल द डायरार्की वॉज एबोलिश्ड एंड एट सेंट्रल लेवल इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। अब ये एग्जाम में पूछता है कि डायरार्की वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट प्रोविंशियल लेवल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। प्रोविंस में किस एक्ट के थ्रू आया था? 1919, है ना, और सेंटर में किस लेवल से है? 1935। प्रोविंस में कौन से एक्ट के थ्रू खत्म किया गया? 1935, है ना। सो एट सेंट्रल लेवल प्रोविंस वॉज डायरार्की वॉज इंट्रोड्यूस्ड। सेकेंड पॉइंट, central subject was divided into reserved and transferred subject, reserved subject and transferred subject। जैसे यहाँ पर था reserved और transfer करके, है ना, was reserved and transferred subject, राइट। अब यहाँ पर भी एक नोट करके लिख लीजिए, एक्चुअली इस लॉ के थ्रू इसको लाया गया, लेकिन इन प्रैक्टिस डायरार्की वहाँ पर भी नहीं आया। ठीक है, क्योंकि अब इंडियन सोसाइटी, इंडियन पूरे इंटायर सिस्टम में बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा था। नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आंदोलन कुछ अलग ही चल रहा है, माहौल चेंज हो रहा है, तो ऐसा बहुत सारा चीज़। तो नोट करके सिर्फ वहाँ पर लिख लीजिए, इन प्रैक्टिकल डायरार्की डिड नॉट कम इन एग्जिस्टेंस एट सेंट्रल लेवल। In practical, diarchy did not come in existence at central level। ठीक है जी। नाउ आपने देखिए इसके फीचर के नाम पे क्या क्या पढ़ा है, मैं बता देता हूँ। फीचर के नाम पे आपने ऑल इंडिया फेडरेशन के बारे में पढ़ लिया, फीचर के नाम पे आपने सेंट्रल लेवल के बारे में पढ़ लिया कि सेंट्रल लेवल पे क्या किया इसने। अब फीचर के नाम पे प्रोविंशियल लेवल भी पढ़ लेते हैं, प्रोविंशियल लेवल पर क्या हुआ था। ठीक है, व्हाट ऑल थिंग वाज डन। सो प्रोविंशियल लेवल पे पहला चीज़ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को सेटअप किया गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल लेवल, हेडिंग दे दीजिए प्रोविंशियल लेवल, और उसमें आप पॉइंट फॉर्म में लिख लीजिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड। अब यहीं पे ब्रैकेट में पॉपुलर गवर्नमेंट भी लिख लीजिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को पॉपुलर गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो कभी पॉपुलर गवर्नमेंट ये टर्म आया तो इवन इन दैट केस वी मस्ट नो कि व्हाट इज दिस। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रोड्यूस द प्रोविजन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंट्रोड्यूस्ड द प्रोविजन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी।
इंट्रोड्यूस्ड द प्रोविजन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर टू एक्ट, गवर्नर टू एक्ट, एक्ट करेगा ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर टू एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स लोगों के एड एंड एडवाइस पे गवर्नर को काम करना होगा। ये सब प्रोविंशियल लेवल पे मेंशन हो रहा है। तो प्रोविंशियल लेवल पे पॉपुलर गवर्नमेंट आ गई, प्रोविंशियल लेवल पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात चल रही है, प्रोविंशियल लेवल पे अब गवर्नर को कहा गया कि यू हैव टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट, इसी प्रोविंशियल लेवल पे क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड to the executives, to the executives, right, comma, no confidence motion can be, no confidence motion can be moved, नो कॉन्फिडेंस मोशन को भी आप मूव कर सकते हैं, मतलब सरकार के विरोध में नो कॉन्फिडेंस मोशन भी ला सकते हैं। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू एग्जीक्यूटिव्स, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड। मतलब यू कैन इमेजिन, सी स्टेट लेवल पे अब पॉपुलर गवर्नमेंट, मतलब पब्लिक द्वारा चुनी हुई सरकार आएगी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब द गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस, विल बी रिस्पॉन्सिबल इनडायरेक्टली टू द पीपल। ठीक है, देन उसके बाद में गवर्नर जो सेंटर का आदमी था, दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी एक्टिंग ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द दिस मिनिस्टर्स। ठीक है, एंड देन उसके बाद में हाउस में मिनिस्टर्स लोगों से आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट अगर आपको लग रही है कि बहुत हेल्दी काम नहीं कर रही है, तो इन दैट केस यू कैन मूव दी नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से एक प्रोविजन आ गया प्रोविंशियल लेवल पे। जब आप सब चीज़ अच्छा करके दोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि अब मेरा दबदबा थोड़ा कम हो जाएगा। तो सेंटर को लगा, यानी गवर्नमेंट को लग रहा था कि अब सेंटर का कंट्रोल थोड़ा कम हो सकता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए गवर्नर को एट द सेम टाइम पावरफुल बना दो। यानी आपने दिल्ली में एक ऐसा स्ट्रक्चर रेडी किया जिसमें दिल्ली में गवर्नमेंट किसकी आ रही है, तो पब्लिक द्वारा चुनी हुई केजरीवाल सरकार आएगी, पहला चीज़। दूसरा, केजरीवाल सरकार पब्लिक को आंसरेबल होगा, केजरीवाल सरकार मतलब और ढंग से काम वाम करने वाली है, राइट। प्लस केजरीवाल सरकार से सवाल जवाब पूछा जा सकता है हाउस के अंदर में, कोई भी पूछ भी सकता है इस तरीके से, या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आप ला सकते हैं। मतलब ये देखिए, एक तरीके से स्टेट की अपनी खुद की गवर्नमेंट आ रही है, गवर्नमेंट अपने में फंक्शन करेगी, तो ऐसे में लगेगा कि ये केजरीवाल की गवर्नमेंट ही पूरा लॉ बना देगी, दिल्ली अपने हिसाब से चलाएगी, तो मोदी जी का कंट्रोल कैसे होगा। तो मोदी जी का तो एक ही आदमी यहाँ पर बैठा है जिसका नाम है LG। ठीक है, ये पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि आपने अगर केजरीवाल को स्ट्रॉन्ग किया तो एट द सेम टाइम आप LG को भी स्ट्रॉन्ग करो, तभी बैलेंस रहेगा। नहीं तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया और कंपैरेटिवली LG अगर वीक होगा तो केजरीवाल की चलने वाली है, मोदी की तो चलेगी ही नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस ढंग से चलाना है, तो एट द सेम टाइम यू नीड टू मेक गवर्नर बिट स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो अब तक जो आपने प्रोविंशियल लेवल पे ये 3-4 पॉइंट देखा, ये 3-4 पॉइंट का ये मतलब है कि प्रोविंस में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ रही है, राइट। बट इस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को आप बैलेंस कैसे करोगे, तो गवर्नर को एट द सेम टाइम पावरफुल बना के। ठीक है, सो बैलेंस करने के लिए, जस्ट टू बैलेंस, गवर्नर को अब कुछ पावर दिया जाएगा। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग जैसा टाइप में, हेडिंग या स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिख लीजिए। ठीक है, टू बैलेंस the responsible government, to balance the responsible government, comma, governor of province, governor of province was granted, governor of province was granted डिस्क्रिशनरी पावर, मतलब अपने दिमाग से लिया जाने वाला फैसला, डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है जी, डिस्क्रिशनरी पावर, उसे कुछ डिस्क्रिशनरी पावर दिया। अब ये क्या डिस्क्रिशनरी पावर है, ये पॉइंट फॉर्म में एक एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लीजिए। पहला है ना, टू बैलेंस द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट,
टू बैलेंस द, ये नहीं, मैं ऊपर वाला स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, वो जो पहले वाला था, टू बैलेंस द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट या गवर्नर ऑफ द प्रोविंस को गिवन द डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, अब पहला पॉइंट लिख लीजिए। पहला क्या है, गवर्नर कैन समन द हाउस, गवर्नर समन करेगा हाउस को। हाउस के बगल में लिख लीजिए लेजिस्लेचर, हाउस का मतलब यहाँ लेजिस्लेचर की बात है। ठीक है, गवर्नर कैन समन द लेजिस्लेचर। नेक्स्ट पॉइंट, he can reserve the bill, he can reserve the bill, any of the bill he can reserve it for the viceroy। ठीक है, तो he can reserve the bill, बस इतना ही लिख लीजिए। राइट, then next point, giving assent to the bill, giving assent, ASSENT, assent मतलब सिग्नेचर, साइन देना, किसी भी बिल को साइन देना, ये इसकी डिस्क्रिशनरी पावर होगी, देना है कि नहीं देना है। गिविंग असेंट टू द बिल, ठीक है जी, असेंट, ASSENT। ठीक है, देन लिख लीजिए टेकिंग ओवर, टेकिंग ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी प्रोविंस, ब्रैकेट में लिख लीजिए गवर्नर्स रूल, टेकिंग ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी प्रोविंस, taking over administration of any province, ब्रैकेट में लिख लीजिए गवर्नर्स रूल। अभी वैसे गवर्नर्स रूल नाम का कुछ भी चीज़ नहीं होता है, राइट नाउ वी हैव प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंशियल रूल। ठीक है, बट उसे कहा जाता था गवर्नर्स रूल। ठीक है, और नेक्स्ट लिख लीजिए स्पेशल पावर, सम स्पेशल पावर, इसमें ABC करके लिख लीजिएगा। स्पेशल पावर क्या था, लाइक administration of tribal areas, governor had the special power with respect to the administration of tribal area, tribal area के administration से related, right? Then second, safeguarding the rights of minorities, safeguarding the rights of minorities, safeguarding the rights of minorities, राइट। देन प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्टिंग, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्ट कर रहा है प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस ऑफ सिविल सर्वेंट, प्रोटेक्टिंग प्रिविलेजेस ऑफ सिविल सर्वेंट। अब कभी भी दिल्ली गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप 1935 के इसको सारे चीज़ों को आप कोट कर सकते हैं। मतलब अब जब आप दिल्ली वाला डिस्प्यूट और ये सब पढ़ेंगे फ्यूचर में, तब आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और आज के दिल्ली का सिचुएशन, सेंटर और स्टेट का जो ये रिलेशनशिप है, दिल्ली में जो डिस्प्यूट चल रहा है, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो आप उसके आंसर लिखने के टाइम पे बैकग्राउंड में इसको शो कर सकते हैं, तो फिर एग्जामिनर को लगेगा कि आपने रिलेट किया है, आज के करंट सिचुएशन को आपने 1935 के एक्ट के साथ रिलेट किया। या अदरवाइज जब भी 1935 के एक्ट को लिखेंगे तो आज के करंट डेवलपमेंट जो दिल्ली और सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप में चल रहा है, इसको अप्लाई करना होता है। ठीक है, अब ये ग्रेजुअली धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा जैसे जैसे आप और आगे पढ़ते पढ़ते चलेंगे। ठीक है, नाउ सो दिस थिंग, अब एक नोट करके वहीं पे लिख लीजिए कि वाइसरॉय हैड द अल्टीमेट पावर। सबसे अंत में कुछ भी झमेला, झंझट झमेला LG और गवर्नर मिनिस्टर्स के बीच में होगा तो प्रेसिडेंट फाइनल डिसीजन लेगा, वो भी मोदी जी का आदमी है ना। तो अल्टीमेट पावर इन लोग ने वाइसरॉय के हाथ में दे रखा था। वाइसरॉय विल हैव द अल्टीमेट पावर, अल्टीमेट, कुछ भी झंझट झमेला है तो अंत में 100 का सीधा जवाब LG अपना वाइसरॉय देखिएगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोविंशियल लेवल पे। अब लिख लीजिए कुछ अदर चेंजेस, कुछ अदर चेंजेस। अदर चेंजेस में आप पॉइंट फॉर्म लिखिएगा। तो वेरी फर्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI के एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड एक्ट यही है। दिस एक्ट ऑफ 1935 लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ RBI। वैसे RBI एक साल पहले ही इस्टेब्लिश हो गई थी 1934 को, लेकिन इसी ड्राफ्ट में उसके बारे में मेंशन किया जा रहा था, बट यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन इतना गड़बड़ था कि 1934 में हमने इस्टेब्लिश कर दिया। बट इवन दिस एक्ट इज एट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ RBI। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट,
सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, ब्रैकेट में 1937, फेडरल कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1937। जब हम आज़ाद हुए, रिपब्लिक हुए, रिपब्लिक कब हुए थे? 1950, डेट 26 जनवरी, ठीक है। 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का फाउंडेशन है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। और सुप्रीम कोर्ट के फाउंडेशन के साथ यही जो फेडरल कोर्ट चल रहा था, फेडरल कोर्ट को ख़त्म किया और फेडरल कोर्ट के सारे पावर को शिफ्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट के पास। तो आज वही एक तरीके से आप बोल सकते हैं वही फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बन गया, क्योंकि पावर उसी का शिफ्ट हुआ, उसको बंद और नया ये चालू हो गया, ठीक है जी। ये वैसे हम पढ़ेंगे जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में मैं आपको ये वाला चीज़ पूरा बताने वाला हूँ, ठीक। देन नेक्स्ट पॉइंट, 2 नया प्रोविंस, 2 न्यू प्रोविंस वर क्रिएटेड। 2 न्यू प्रोविंस वर क्रिएटेड। वो कौन सा है? सिंध, सिंध को क्रिएट किया और ओडिशा, ओडिशा को क्रिएट किया था इसी एक्ट के थ्रू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के साथ ही ओडिशा नया प्रोविंस बनकर आया एंड सिंध भी एक नया प्रोविंस बनकर निकला, ठीक है जी। देन उसके बाद में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन तो बन गई थी 1919 के थ्रू, अब इसने बनाया प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल, प्रोविंशियल मतलब स्टेट लेवल का, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। एंड पता है पहले देयर वाज अ कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया एंड म्यांमार। म्यांमार भी ब्रिटिश के कंट्रोल में था, भले देश अलग ही है लेकिन दोनों ही, इंडिया और म्यांमार बोथ वाज अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। दोनों का एक ही एडमिनिस्ट्रेशन होता था, यहीं से उसको भी इसको भी, दोनों का ही एडमिनिस्ट्रेशन। 1935 के एक्ट के साथ ही म्यांमार को इंडिया से अलग कर दिया, अलग मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेशन अब अलग होगा, उसके पूरे सिस्टम अलग होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, सेपरेटेड म्यांमार, म्यांमार मतलब बर्मा, उसको पहले बर्मा कहा जाता था, है ना। सेपरेटेड बर्मा या म्यांमार फ्रॉम इंडिया, इंडिया से उसको अलग कर दिया। ठीक है, इसी के साथ ये समाप्त हुआ। लेकिन यहाँ पर अब लिख लीजिए नेहरू जी का क्या कहना था इस एक्ट के बारे में, नेहरू जी क्या बोलते थे, ठीक है। द सेइंग ऑफ नेहरू या फिर व्यूज़ ऑफ पंडित नेहरू, व्यूज़ ऑफ पंडित नेहरू। इस एक्ट के बारे में पंडित नेहरू का क्या व्यू था? पहला, उन्होंने 2 व्यू दिया। पहला उनका लिख लीजिए, उन्होंने कहा था दिस इज़ द न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी, न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी। ये एक तरीके से और कुछ नहीं, गुलामी का ही नया तरीका है, कुछ देना जाना है नहीं, कुछ हो रहा नहीं है, ठीक है। न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी, ठीक है। एंड सेकेंड, इसी एक्ट के बारे में नेहरू जी ने कहा था वी आर प्रोवाइडेड, सेकेंड स्टेटमेंट नेहरू जी का, वी आर प्रोवाइडेड विथ कार, गाड़ी, विथ कार, कॉमा ऑल ब्रेक्स, इसमें पूरा ब्रेक ही ब्रेक है, कॉमा वी आर प्रोवाइडेड विथ कार, कॉमा ऑल ब्रेक्स, कॉमा नो इंजन, ऐसा गाड़ी दिया है जिसमें से ब्रेक है, इंजन है ही नहीं, ठीक है, नो इंजन, कॉमा अनवांटेड, कॉमा अनडेमोक्रेटिक, अनवांटेड, अनडेमोक्रेटिक एंड एंटी नेशनल। ठीक है, अच्छा उसको ऐसे लिखा जाता है, नो ऑल ब्रेक्स, नो इंजन, फिर डैश मार दीजिएगा, वैसा डैश होता है ना, इस तरीके से, क्या इसको बोलते हैं, ये मार के तब आगे लिखा जाता है, ठीक है, बस हो गया। सो दिस इज द सेइंग ऑफ
नेहरू अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अच्छा, आपको पता है हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैव बोरोड नंबर ऑफ थिंग फ्रॉम अदर सोर्सेज, लाइक सम ऑफ द थिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सम ऑफ द थिंग फ्रॉम अमेरिका, यूएस, फलाना डिगराना, अलग अलग जगह से। मेजॉरिटी सेक्शन हमने कहाँ से बोरो किया है? 1935, या 70%, नियर अबाउट 70% ऑफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहीं से बोरो करके है, ठीक है। वो भी नोट करके लिख लीजिएगा। मेजॉरिटी सेक्शन ब्रैकेट में लिख लीजिए 70%, मेजॉरिटी सेक्शन, सेक्शन प्रोविजन कुछ भी लिख लीजिए, मेजॉरिटी प्रोविजंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मेजॉरिटी प्रोविजंस of Government of India Act 1935 is borrowed from majority provision of present constitution, majority provision of present constitution is borrowed from Government of India Act 1935। 1935 के इसी एक्ट से ज़्यादातर प्रोविज़न को बोरो किया गया, ठीक है जी। ये हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 समाप्त।